हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त सोनू विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं रिएक्ट के यूज इफेक्ट हुक के बारे में। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि ये यूज इफेक्ट हुक होता क्या है, क्यों लगता है रिएक्ट में ये यूज इफेक्ट हुक, इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे काम कर रहा है ये रिएक्ट यूज इफेक्ट हुक, क्लीनअप फंक्शन कैसे काम करता है उसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आप सभी को समझेगा कि एक्चुअली अंडर द हुड या फिर कैसे पूरा रिएक्ट का यूज इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या करके रखा है, पहले से ये रिएक्ट का एक ऐप बना लिया है, तो आप सभी को ये आता ही होगा राइट। तो ये ऐप आपको बना लेना है, बस npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम देकर इन टर्मिनल यहाँ पे आप दे सकते हो, बन जाएगा। तो उसके अंदर जाने के बाद रिएक्ट के ऐप के अंदर तो हमारे पास ऐसा कुछ दिखता है राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे एक और चीज़ रहता है जो है रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड, तो मैंने उसको हटा दिया है जिससे दो बार री रेंडर होता है रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड की वजह से वो चला जाएगा। दैट्स इट, मैंने इतनी ही चीज़ किया है। एंड यहाँ पे से मैंने जो भी एक्चुअल ऐप रहता है उसका कोड रहता है वो मैंने हटा दिया, दैट्स इट। और CSS भी हटा दिया, दैट्स इट, मैंने यही काम किया। CSS इधर है बट मैंने जो भी रिक्वायर्ड नहीं था वो चीज़ें हटा दी है, दैट्स इट। तो अभी ऐप पे हमारा ये चीज़ें दिख रही है। तो अब हमें क्या करना है, मैं अभी यूज इफेक्ट हुक लगता क्यों है ये स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये ऐप बनाया है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि यूज इफेक्ट हुक लगेगा क्यों। तो मेरे को क्या करना है, लेट्स से मेरे को एक डेटा फेच करके लाना है इंटरनेट से। तो देखो कि मेरे को अभी ये जो भी डेटा है ये वाला डेटा है। अब मेरे को ये डेटा फेच करके लाना है इंटरनेट से और मैं आप सभी को इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जेसन प्लेस होल्डर बस एक टेस्टिंग के लिए रहता है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। मैंने इसको जब लिंक को पेस्ट किया, ये गेट रिक्वेस्ट है तो इसलिए मेरे को ब्राउज़र पे भी दिख गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक जेसन मिलता है और वो जेसन में सम इंफॉर्मेशन की एंड वैल्यू फॉर्म में रहता है। तो ये हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। ओके फाइन, तो ये हमारा आज का टास्क है, ठीक है। तो ये टास्क कैसे किया जाएगा रिएक्ट में, तब हमें समझ में आएगा। ये टास्क करते करते आपको समझ में आएगा यूज इफेक्ट हुक लग क्यों रहा है। तो सबसे लेट्स से कि हमें यूज इफेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये टास्क कैसे करते हैं, हम लोग सिंपल क्या कर सकते थे, एक फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स से मैं एक फंक्शन बना लेता, फंक्शन फेच डेटा, ठीक है। फेच डेटा नाम का मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, देखना बड़े ध्यान से। चलो ठीक है, सिंपल फंक्शन बनाते हैं। फेच डेटा, तो यहाँ पे मैं लिख देता ये जो भी कोड इन्होंने दिया है वही वाला, या फिर एक्सियोस यूज़ कर सकते थे आप। मैं यहाँ पे फेच यूज़ करके ये कोड लिख रहा हूँ, तो वो कोड उन्होंने दिया है पहले से, ठीक है। क्या हो गया, ओके फाइन, यहाँ पे मैंने ये नहीं दिया था, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बना लिया फेच डेटा नाम का, और जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरा डेटा फेच हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, तो यहाँ पे आप मेरे को वो डेटा को दिखाना है। तो मुझे पता है कि कोई भी लेट्स से स्टेट ही है, डेटा एक क्या एक स्टेट है, तो हमें एक यूज स्टेट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं डेटा और सेट डेटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और डेटा मेरा पहले से मेरे को पता है कि कुछ भी नहीं होगा तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो मैंने इनिशियली एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा डॉट, मेरे को लेट्स से यहाँ पे चाहिए बस टाइटल, तो मैं यहाँ पे आया टाइटल लिख दिया, ठीक है। तो अभी मैंने डेटा में कुछ सेट नहीं किया है तो मेरे को रिएक्ट के ऐप में कुछ भी दिखेगा नहीं, ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। अब हमें क्या करना है, अब मैं इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, लेट्स से अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं बोल देता हूँ सेट डेटा को मैं एज ए इनपुट दूंगा, सेट डेटा को एज ए इनपुट दूंगा। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल लॉग की जगह पे, कंसोल लॉग तो करते ही है, ठीक है, कंसोल लॉग करते हैं, बट अब इसको थोड़ा अलग वे में लिखेंगे, ये वाला वे, ठीक है। कंसोल लॉग तो करेंगे बट सेट डेटा को फिर से कॉल करेंगे और उसमें बोलेंगे जेसन, तो सेट कर दो। ओके फाइन, अब हम लोग क्या करते हैं, इस फेच डेटा को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और अब ऐसा करते हैं और इधर सेट डेटा पास कर देते हैं, दैट्स इट, हो गया। अब मैं इधर आता हूँ तो मेरा सेट डेटा तो चल रहा है, ठीक है, चल तो रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन चल रहा है। अब यूज इफेक्ट इसमें क्यों लगाना है, अब मैं दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखा। मैं रिफ्रेश ये ऐप को अब इंस्पेक्ट पे जाके ऑन करता हूँ। देखो एक बार एक चीज़ देखो, ये जो भी है, ये वाला जो भी फंक्शन हमने बनाया ये बार बार कॉल हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे
बार बार कॉल हो रहा है, हमेशा कॉल हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका रिएक्ट ऐप का जो भी है परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन होगा, क्योंकि ये बार बार कॉल होता रहेगा। जितना बार भी ये कंपोनेंट दिख रहा है उतना बार कॉल होगा। अब रीजन बताता हूँ ये क्यों बार बार कॉल हो रहा है, ठीक है। इसका पीछे का मैं अभी पहले इसको हटा देता हूँ, ये कॉलिंग को हटा देता हूँ जिससे ऐप क्रैश ना हो, क्योंकि बहुत बार कॉल होने पे मेमोरी बढ़ती रहती है सिग्निफिकेंटली। तो हमने अभी के लिए बंद कर दिया, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा था, सिंपल सा मैं बताता हूँ। अभी देखना क्या प्रोसेस हुआ और किस वजह से ये बार बार फंक्शन कॉल हो रहा था, बार बार कॉल हो रहा था। इसीलिए तो ये वाला चीज़ दिख रहा था बार बार आपको। मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको डेटा टैग लिख देता हूँ एक, और मैं बोलता हूँ अब जेसन दिखाओ। अब आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा वही फंक्शन बार बार कॉल हो रहा था या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो बार बार डेटा वाला कॉल हो रहा है, कॉल हो रहा है, कॉल हो रहा है। कितना बार, बहुत बार कॉल होगा, हमेशा कॉल होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अब मैं अभी के लिए पॉज करता हूँ इस चीज़ को। आई होप आपको समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है पहले ये समझता है, देन समझेंगे यूज इफेक्ट हुक लगाने से ये प्रॉब्लम जाएगी कैसे। तो मैंने ये फंक्शन बनाया, ठीक है। ये फंक्शन तो एक ही बार बनेगा क्योंकि मैंने इस फंक्शन के अंदर नहीं बनाया, ठीक है। तो मैंने फंक्शन बना लिया वो फेच वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाया है। अब स्टेट बनाना जरूरी है क्योंकि हमें टाइटल को दिखाना है जब भी डेटा फेच होके आ जाए तो, क्योंकि वो चेंजिंग चीज़ है, रीरेंडर करना पड़ता है आपको। तो एक चीज़ और समझ लो, जब भी यूज स्टेट से आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो वो वेरिएबल चेंज होने पे आपका ऐप रीरेंडर होता है, ठीक है। आपका ऐप रीरेंडर होता है, ठीक है। ऐप रीरेंडर होगा। तो अभी प्रोसेस देखते कैसे ऐप चला। यहाँ पे आया, पूरा का पूरा फंक्शन बन गया, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन हो गया, पूरा बना लिया उन्होंने। तो अभी कॉल नहीं किया है तो फंक्शन अभी क्या ऐसा है। अब यहाँ पे आया ऐप में, तो ऐप में इसने देखा कि एक स्टेट है तो ये उसने स्टेट बना दिया होगा, ठीक है। स्टेट बना दिया होगा और यहाँ पे गया और यहाँ पे देखा ड्यू डॉट टाइटल लिखा है तो टाइटल लिख दिया। अब मैंने समझ लो यहाँ पे फेच फंक्शन भी डाल देता हूँ। फेच फंक्शन मैंने ऑन कर दिया, तब क्या होता, अभी समझो ऑन कर लिया। तो यहाँ पे फेच फंक्शन पे जब भी आता उसने कॉल कर दिया, इसको कॉल करके क्या कॉल कर रहा है, सेट डेटा को कॉल कर रहा है। तो डेटा चेंज हुआ तो क्या होगा, ऐप रीरेंडर होगा। तो ये रीरेंडर मतलब क्या होता है, ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, ऐप वाला, ऐप रेंडर वाला एलिमेंट जो भी कंपोनेंट जो भी है फिर से कॉल होगा। तो फिर से कॉल हुआ, फिर से इसने सेट किया इसको, फिर से ये फंक्शन कॉल हो गया और फिर से ये दिखने लगा। ये तो इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा था, ये दिख रहा था, ये दिखता ही रहता, ये दिखता ही रहता, क्योंकि ये हमेशा रिटर्न करता ही करता है ये फंक्शन। तो रिटर्न करता ही करता इसलिए हमेशा दिखता ही था, इसमें प्रॉब्लम नहीं था। बट वो बैकग्राउंड में बार बार चल रहा था, राइट। तो क्या हो रहा था, क्योंकि ये बार बार फेच फंक्शन कॉल कर दे रहा था, स्टेट चेंज हो रहा था, फिर से रीरेंडर हो रहा था, फिर से फंक्शन कॉल, फिर से बिकॉज स्टेट चेंज हो गया, फिर से डेटा आ गया इसमें ना। जब भी डेटा आएगा इसमें तब फिर से फेच फंक्शन कॉल हो जा रहा था, क्योंकि ऐप फंक्शन रीरेंडर हो रहा था। फिर से रीरेंडर पे गया तो फिर से ये लाइन फिर से चल गया, फिर से यहाँ पे फेच डेटा फिर से कॉल हुआ, फिर से डेटा चेंज हो गया, फिर से ऊपर गया, फिर से डेटा चेंज। जब भी डेटा चेंज हो रहा है ऐप फंक्शन रीरेंडर हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम था, दैट्स वाई ये बार बार फंक्शन कॉल होते जा रहा था, कॉल होते जा रहा था, क्योंकि रीरेंडर हो रहा है आपका। तो क्या करें, हमें ये फंक्शन को एक ही बार कॉल करना है। अब मेरे को ये फंक्शन को एक ही बार कॉल करना है, तो कैसे करें। तो इसको करने के बहुत से तरीके भी हो सकते हैं। आप बोल सकते हो कि मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा कुछ करता हूं, एक स्टेट बना लेता हूं, वो बेसिकली मुझे ट्रैक करने में मदद करे कि कितने बार मेरा फंक्शन कॉल हुआ है, राइट। तो मैं अभी के लिए ऐसा करता हूँ, मैं बोल देता हूँ एक मेरे पास, लेट्स से मैं अभी एक सोल्यूशन बता रहा हूँ जस्ट। लेट्स से मेरे पास कॉन्स्ट, मैं बोल देता हूँ कॉल रीरेंडर्स बोल देता हूँ, रीरेंडर, ठीक है, इक्वल टू बोल देता हूँ 0 बार। अब भी जब भी रीरेंडर होगा मैं तब क्या कर दूंगा, ये रीरेंडर प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट इतना किया और मैं यहाँ पे करता हूँ इफ रीरेंडर इक्वल टू 0, बाद में करूंगा ये प्लस प्लस, रीरेंडर इक्वल टू 0, तब ही ये फंक्शन को कॉल करो, नहीं तो रीरेंडर को प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं 1 मिनट क्या हो गया। ओके, कांस्टेंट वेरिएबल है तो हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते, राइट। तो वैर से बना लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कॉल एक ही बार हुआ। क्या, कॉल एक ही बार हुआ, तो मैंने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया। अब मेरे को तो यूज इफेक्ट लगा ही नहीं, राइट। मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बट ये तरीका लगाया मैंने। क्या तरीका लगाया, मैंने बोला कि मैं काउंट कर लेता हूँ रीरेंडर्स कितने हो रहे हैं। अब मैं रीरेंडर्स भी प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ console.log करके कितने बार रीरेंडर हो रहा है। console.log
री रेंडर्स। रिफ्रेश करते हैं, 2 बार ही री रेंडर हुआ। क्यों? क्योंकि डेटा जब भी पहले तो डेटा फेच हुआ, डेटा फेच होने के बाद फिर से एक री रेंडर किया जिससे डेटा दिखा सके, तो 2 बार ही री रेंडर हुआ। अब नहीं री रेंडर हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट डाल दिया उसको कि री रेंडर मेरा जब भी 0 हो तभी एक बार डेटा फेच हो। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, बट ये प्रोसेस को पूरा टाइम लग रहा है, राइट? बहुत सारा चीज़ें करना पड़ रहा है आपको, एक्स्ट्रा वेरिएबल मेंटेन करना पड़ता है। अभी ये लेक्चर, ये ऐप बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता, बहुत ही बड़ा रहता, तो ये चीज़ को मेंटेन करना तो बहुत ही हार्ड हो जाता, राइट? तो हमें कुछ ना कुछ तो चीज़ चाहिए थी। इस चीज़ के लिए हमें लगेगा अब यूज इफेक्ट हुक। अब मेरे को ये चीज़ नहीं करना है एक वेरिएबल बना के मैं ट्रैक करूँ कि कितने बार, एक ही बार मेरे को ये फेच फंक्शन को कॉल कराना है। तो यूज इफेक्ट क्या करता है अभी देखना। यूज इफेक्ट जब भी आप लिखते हो तो ये 2 चीज़ें लेता है, एक लेता है फंक्शनल कॉल, एक लेता है कॉल बैक फंक्शन। तो मैं बोल देता हूँ कॉल बैक फंक्शन मेरा ये वाला है जिसको मेरे को एक बार कॉल करना है, एक बार कॉल करना है। और दूसरा लेता है कि आपको डिपेंडेंसी लेता है। डिपेंडेंसी मतलब कि आपको ये वाला फंक्शन जो भी आप पास कर रहे हो यूज इफेक्ट में कितनी बार कॉल करना है वो डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है। लेट्स से आप डिपेंडेंसी आप इस फॉर्म में दे सकते हो, मैं दिखाता हूँ देखकर। कॉमा करना रहता है, एक एरे के फॉर्म में डिपेंडेंसी दी जाती है। जब भी एरे एम्प्टी होता है तो उसे बोला जाता है कि एम्प्टी डिपेंडेंसी है। इसका मतलब आपको एक बार आपको रेंडर करना है। जब भी डिपेंडेंसी नहीं, यहाँ पे मैं टैब देना चाहता हूँ, ऐसा हो, मीनिंग व्हाट, डिपेंडेंसी एम्प्टी है, मीनिंग व्हाट, 1 टाइम री रेंडर होगा आपका, एक ही बार री रेंडर होगा, मतलब एक ही बार इसको कॉल करेगा, ऐसा बोल लो। री रेंडर नहीं, री रेंडर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक ही बार कॉल करेगा, 1 टाइम कॉल ऑफ कॉल बैक, एक बार ही कॉल बैक को कॉल करेगा, ठीक है। अब डिपेंडेंसी में लेट्स से आपने कुछ तो दे दिया, लेट्स से आपने बोला कि जब भी मेरा डेटा चेंज हो तब कॉल हो, मतलब हर बार जब भी डेटा चेंज होगा तब ये जो भी फेच फंक्शन दिया है, जो भी कॉल बैक फंक्शन दिया है उसे कॉल करता रहेगा, ठीक है। ये हो गया एक। तीसरा चीज मैं बोलना चाहता हूं, जब भी आप डिपेंडेंसी नहीं देते हो, लेट्स से ये देते ही नहीं हो, तब क्या होता है, जब डिपेंडेंसी नहीं देते हो, नो डिपेंडेंसी, तब क्या होता है, हर री रेंडर पे कॉल होता है, हर री रेंडर कॉल बैक ऑन ईच री रेंडर, मतलब जब भी रेंडर होगा तब तक कॉल करता रहेगा वो। तो ये चीजें होती है। अभी मेरे को क्या करना है, एक ही बार ये फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा एक, मैं बोल दूंगा बस एरे विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, रिफ्रेश कर दे पूरा ऐप को, क्या हो गया, सेट डेटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने क्या किया है, इस फेच फंक्शन को एक्चुअली मेरे को इस तरीके से ही पास करना पड़ेगा। कॉल बैक रहता है, मैं यहाँ पे कॉल बैक बना लेता हूँ अभी, क्योंकि मेरे को फेच फंक्शन में क्या पास करना है, सेट डेटा ना, तो मैं डायरेक्टली पास नहीं कर पाता, तब कॉल बैक बना देता फेच को। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, अब मैं पास कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, एक एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन बना लिया, एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक ही है, ठीक है। उसको एनोनिमस बना लिया और यहाँ पे आके अब मैं पास कर दूंगा मेरा सेट डेटा। हाँ, मैं पास कर सकता हूँ। मैं रिफ्रेश करूंगा, बड़े ध्यान से देखना, एक ही बार कॉल हुआ, मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अब मेरा यूज इफेक्ट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, जिसने मैंने सॉल्व किया था एक काउंटर वगैरह लगा के, बहुत एक्स्ट्रा लॉजिक लगा के, अब वो तो मेरा सॉल्व हो गया है यूजिंग यूज इफेक्ट से ही, ठीक है। यूज इफेक्ट से ही सॉल्व हो गया है। तो यूज इफेक्ट इस काम के लिए लगता है, जब भी आप कोई भी डेटा फेच कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जब भी फेच हो जाए एक ही बार कॉल करना है उस चीज को, जो भी फेचिंग का कोड है एक बार कॉल करना है, बार बार तो नहीं कॉल करना है ना, राइट, ठीक है। तो इसलिए हमें ये लगा, राइट। तो कभी कभी ऐसे भी चीजें होती है, आपको कॉल करना पड़ सकता है कभी भी, लेट्स से कोई भी यहाँ का कुछ तो वेरिएबल चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो भी आपने डेटा पास किया है या फिर काउंटर पास किया है या फिर कुछ भी पास किया होगा वो चेंज हो, तब ये वाला फंक्शन कॉल हो, ये जो भी कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल हो। तो ये करना है, लेट्स से अभी जो भी बिहेवियर हो रहा था ना, बार बार कॉल होने वाला, वो ऐसा बिहेवियर था। अब क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि ये डेटा चेंज हो रहा है तो ये फिर से कॉल कर रहा है, डेटा चेंज हो रहा है फिर से कॉल कर रहा है, ऐसा हो रहा है। अब मैं ये भी हटा दूं तो देखो क्या होगा, कॉल हुआ, ये तो डिफॉल्ट बिहेवियर था। मैंने क्या बोला था, हर एक री रेंडर पे कॉल होगा। अब री रेंडर हो रहा है या नहीं कैसे पता चल रहा है, जब भी मैं फेच फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं डेटा सेट कर रहा हूँ, तो मेरा ये वेरिएबल चेंज होगा तो री रेंडर होगा, तो मेरा ये फिर से कॉल हो रहा है। तो मैंने इसलिए बोला था जब भी नहीं डिपेंडेंसी दोगे तो हर एक री रेंडर पे कॉल होगा, वो हर एक री रेंडर पे कॉल होगा। मैं इसलिए डिपेंडेंसी दे रहा हूँ एक ही बार कॉल हो, दैट्स वाई ये वाला एक ही बार के लिए रहता है। तो एक ही बार कॉल होगा। अब
रिफ्रेश करता है, अब देखो ऑप्टिमाइज हो गया मेरा ऐप, एक ही बार कॉल हो रहा है, डेटा आना है खत्म। तो ये होता है हमारा यूज इफेक्ट हुक। अब आपको समझ में आ गया यूज इफेक्ट हुक लगता क्या है, राइट, क्यों लगता है। इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बता दिया, नहीं रहता तो क्या करते हैं, ठीक है। तो यूज इफेक्ट हुक तो इतना ही हो गया, ये तो हो गया यूज इफेक्ट हुक का सिंटैक्स, उसमें क्या पास करना पड़ता है, कॉल बैक वगैरह, ऐसे कर सकते हो आप। सेकेंड थिंग मैं बताने जाता हूँ, यूज इफेक्ट हुक इतना काम के लिए नहीं है। आप यूज इफेक्ट हुक से एक और चीज करा सकते हो। लेट्स से आप सॉकेट प्रोग्रामिंग का कोड लिख रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, इवेंट लिसनिंग का कोड लिख रहे हो, या फिर आप ऐड इवेंट लिसनर लिख रहे हो, या फिर सेट इंटरवल लिख रहे हो। तो ये जो भी कोड्स है, सेट इंटरवल, ऐड इवेंट लिसनर, या फिर लेट्स से आपको बोल दूं मैं सॉकेट का प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप सॉकेट बना रहे हो, यहाँ पे लेट्स से मैं सेट इवेंट लिसनर बोल देता हूँ, सेट ऐड इवेंट लिसनर नहीं, सेट इंटरवल बोलता हूँ, सेट इंटरवल बोलता हूँ, और इसे दो चीज़ें पास करनी रहती है। मैं बोल देता हूँ कि लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि आई गेस ये फैच वाला समझ गया होगा आपको, ये फैच वाला भी हटाता हूँ, मैं एक और यूज इफेक्ट हुक बनाता हूँ थोड़ा ये वाला बात समझाने के लिए। अब मैं जो भी बात समझाने वाला हूँ वो है क्लीन अप फंक्शन इन यूज इफेक्ट हुक। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ये बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लीन अप फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताने वाला हूँ यूज इफेक्ट में। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये ऐसा कुछ तो डाल देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं सेट इंटरवल, ठीक है, सेट इंटरवल। अब मेरे को पता है सेट इंटरवल क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है, तो मैंने कॉल बैक दे दिया, ठीक है, और उसके बाद लेता है कि कितने मिली सेकेंड्स चाहिए आपको, मैंने बोल दिया एक मिली सेकेंड्स पे कॉल करना है, एक मिली सेकेंड पे कॉल करना है, और मैं लिख देता हूँ टाइमर, एक मैं टाइमर बना देता हूँ, टाइमर एंड सेट टाइमर, गुड। हमने एक टाइमर बना लिया, यहाँ पे यूज स्टेट टाइमर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे आके यहाँ पे वो टाइमर भी डाल देता हूँ, दैट्स इट। अब मेरे को टाइमर हर एक सेकंड में बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेट टाइमर, और हर एक सेकंड में टाइमर को मैं +1 कर दूंगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे टाइमर की जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें +1 कर दूँ, टाइमर की जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें +1 कर दो, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो हर एक सेकंड में टाइमर बढ़ेगा। ओके मैंने क्या हो गया, ये डिपेंडेंसी एक बार कॉल करने के लिए बोला है, तो ऐसा हो रहा है। तो हमें हर एक टाइमर का जब भी वैल्यू चेंज होगा, देखो यूज इफेक्ट का सेकंड आपको मीनिंग समझ में आया। अब मेरे को यहाँ पे यूज इफेक्ट क्यों लग रहा है, यूज इफेक्ट क्यों लग रहा है, देखो क्यों लग रहा है, मैंने रिफ्रेश किया। अब मेरे को ये क्या करना था, ये टाइमर को एक ही बार कॉल नहीं करना है, हर बार कॉल करना है जब भी टाइमर खाली चेंज हो, टाइमर जब चेंज होगा तभी कॉल करना है, ऐसा कुछ तो चीज़ करना है। ये वाले फंक्शन को ये वाला जो भी कॉल बैक है कब कॉल होना चाहिए, जब भी टाइमर चेंज हो, तो यहाँ पे लिख दूंगा टाइमर जब भी चेंज हो, तो टाइमर जब भी चेंज हो तब। मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर से आता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा बिहेवियर गड़बड़ सा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ तो अलग हो रहा है, राइट। अब ये क्यों होता है, अभी देखो ये अभी सब आपने सेट टाइमर लिख दिया। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, अभी ये जो भी पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ को मैं एक कंपोनेंट में डालूंगा, मैं एक पूरे कंपोनेंट में डालूंगा। एक कंपोनेंट बनाते हैं टाइमर नाम का, आपको कंपोनेंट नाम के फोल्डर में बनाना चाहिए। करंटली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैंने इसमें बना रहा हूँ timer.jsx। तो मैं RFCE ये वाला उठा लेता हूँ, जो है एरो फंक्शन वाला, ठीक है, उठा लिया। अब मैं बेसिकली यहाँ से जो भी चीज़ है ये वाला, ये उठा के मैं डालूंगा टाइमर वाले में पूरा चीज़ें। कहाँ गया मेरा टाइमर का कंपोनेंट है, या ये है, तो मैं उठा के यहाँ पे डालूंगा इसको, टाइमर को। एंड मुझे चाहिए सिमिलरली हमारे ये वेरिएबल टाइमर का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से टाइमर वाले में, और ये वेरिएबल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब स्टेट को यहाँ पे लिख देता हूँ टाइमर, दैट्स इट। मेरा ये टाइमर वाला कंपोनेंट बन गया। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ अच्छे से, तो आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा, राइट। टाइमर वाला फंक्शन सेम वही। अब हम लोग खाली क्या करेंगे, app.jsx में जाके टाइमर को इंपोर्ट करेंगे इसके जगह पे, टाइमर, दैट्स इट। यहाँ पे टाइमर वाला आ गया, मैं इसको सिंगल वाला कर लेता हूँ, सेल्फ क्लोजिंग कर लेते हैं इसको, सेल्फ क्लोज, ठीक है। सेम फंक्शनैलिटी मिलेगी, टाइमर इज़ नॉट डिफाइंड।
ओके आई गेस टाइमर इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट टाइमर, ठीक है दैट्स इट। अब हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड इन द टाइमर। यहाँ पे आके यूज स्टेट यूज एंड यूज इफेक्ट दैट्स इट। इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। अब हमारा पूरा का पूरा सेटअप हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो हो रहा है 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया हमारा सेटअप की टाइमर वाला, ठीक है, ये वाला सेटअप हो गया। अब मैं बताऊंगा क्लीन अप फंक्शन क्यों लग रहा है, बड़े ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ये टू बी टाइमर है, जब तक मैं हाइड बटन पे क्लिक नहीं करता हूँ तब तक दिखे। जब भी मैं हाइड बटन पे क्लिक करूंगा तो टाइमर चला जाना चाहिए, ठीक है, टाइमर गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अब, और मैं टाइमर जो भी फंक्शन है, इस टाइमर फंक्शन में एक कंसोल लॉग भी लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइमर कॉल्ड, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं टाइमर कॉल हो रहा है नहीं, देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, टाइमर कॉल टाइमर कॉल टाइमर कॉल, दैट्स इट, ये हो गया हमारा चीज़। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे app.jsx के अंदर, और यहाँ पे एक यूज इफेक्ट हुक बनाएंगे और हाइड एक बटन बनाएंगे। यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं यार, ये भी हटा देते हैं, हमें इसके जगह पे ये भी हटा देते हैं, और यहाँ पे चाहिए हमें जो नया यूज इफेक्ट हुक, सॉरी यूज स्टेट हुक, जैसे बोलेंगे हाइड सेट हाइड, और इसको बोलेंगे पहले यूज स्टेट, पहले फॉल्स रहेगा, हाइड पहले हाइड नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इसलिए फॉल्स। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक टाइमर जो भी उसको हाइड करना है, राइट। मैं इस चीज़ को व्रैप करूँगा इसके अंदर, और मैं बोलूँगा जब भी हाइड की वैल्यू ट्रू हो जाए तब टाइमर को मेरे को क्या करना है, दिखाना नहीं है। तो मैं नहीं दिखाना है जब भी हाइड की वैल्यू नॉट ट्रू, जब भी हाइड की वैल्यू, क्या बोला मैंने यहाँ पे, हाइड की वैल्यू जब भी ट्रू होगी तब दिख जाता था, हाइड की वैल्यू जब भी ट्रू होती तो दिखता था। अब मेरे को क्या करना है, जब भी फॉल्स है तब दिखाना है, एंड जब भी मैंने ट्रू कर दिया हाइड की वैल्यू, राइट, जब भी मैंने यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, मतलब हाइड करना है इस चीज़ को, राइट, इस चीज़ को दिखाना नहीं है, तब मैंने बोला, इसलिए नॉट ऑफ हाइड, जब भी नॉट ऑफ हाइड है मतलब फॉल्स है तब दिखाओ, फॉल्स है तब दिखाओ, जब भी ट्रू है तब मत दिखाओ, ऐसा होगा, गॉट इट। तो यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, अब एक बटन बनाएंगे, अरे यार सजेशन नहीं आ रहा है, बटन। और हम लोग बोलेंगे ऑन क्लिक, यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक कॉल बैक पास, और बोलेंगे सेट हाइड, इसको बोलेंगे ट्रू हो जा, ठीक है, सेट हाइड ट्रू, और यहाँ पे एक हाइड लिख देते हैं टैग। तो दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, ओके मेरा ऐप हैंग हो रहा है, मैं इसको बंद करता हूँ, पहले से थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं, लोकल होस्ट, ठीक है, टाइमर चालू है, मैं ये ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमर चालू है, टाइमर हो रहा है, चल रहा है, हाइड कर लेता हूँ। अभी भी देखो टाइमर चल रहा है, कंपोनेंट नहीं है वहाँ पे तो भी टाइमर चल रहा है, कंपोनेंट नहीं है तो भी टाइमर चल रहा है, दिखा है यहाँ पे, टाइमर फंक्शन तो कॉल हो रहा है बार बार, क्योंकि टाइमर आपने बोला सेट करके रखो हर बार के लिए। अब मेरे को यहाँ पे क्या जरूरत है, जब भी वो कंपोनेंट ना दिखे तो टाइमर गायब हो जाना चाहिए, राइट, जब भी कंपोनेंट ना दिखे तो टाइमर गायब हो जाना चाहिए। अब ये चीज को कैसे करेंगे, अब इस मोमेंट पे काम आता है हमारा क्लीनअप फंक्शन। तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया कैसे हमें अभी क्लीनअप की जरूरत है। अब मैं हाइड कर दे रहा हूँ तो मेरे को टाइमर 4 स्टार्ट रह रहा है, वो स्टार्ट को हटाना है, तो मैं क्लीनअप फंक्शन यूज करता हूँ। क्लीनअप फंक्शन कब चलता है और क्लीनअप फंक्शन कैसे लगाया जाता है मैं बताता हूँ। मैं टाइमर में जाऊँगा, यूज इफेक्ट में जहाँ पे मैंने टाइमर सेट किया है, ये वाला सेट टाइमर, वहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा। रिटर्न एक कॉल बैक, एक फंक्शन करना पड़ता है, उस फंक्शन में लिखना पड़ता है किस फंक्शन को आप क्लीन करना चाहते हो। जब भी ये कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए, मतलब ना दिखे, या फिर जब भी ये कंपोनेंट यूज में ना हो, ठीक है, अनमाउंट होने की कंडीशन पे आपको क्या क्लीनअप प्रोसेस करना है वो यहाँ पे लिखा जाता है रिटर्न के, क्लीनअप व्हेन कंपोनेंट अनमाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं कंसोल भी लगा देता हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट अनमाउंट, मतलब कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर टाइमर करूँगा, क्लियर टाइमर, क्लियर इंटरवल, और मैं इसको पास कर दूंगा ये जो भी इंटरवल है, कॉन्स्ट इंटरवल इक्वल टू
इंटरवल कॉन्स्ट सॉरी इंटरवल इक्वल टू ये वाला इंटरवल, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करते पूरे ऐप को, तो मेरा टाइमर चल रहा है, टाइमर कॉल हो रहा है बार बार, कंपोनेंट अनमाउंट, ठीक है हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, जब भी मैं इसको हाइड करूँ, हाइड कंपोनेंट अनमाउंट फिर से कॉल हो गया। अब मेरा देखो कंपोनेंट अनमाउंट हुआ। अब मेरे को क्या करना था, क्लियर करना था। जब भी कंपोनेंट अनमाउंट हो, मतलब कभी कंपोनेंट ना दिखे, अब टाइमर बंद हो गया, देखो दिख रहा है टाइमर अब बार बार कॉल नहीं हो रहा है, टाइमर अब बार बार कॉल नहीं हो रहा है। अब ये आपको समझ में आया, सेट इंटरवल को हमेशा ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। जब भी आप सेट इंटरवल करते हैं तो ये कॉल होता है, इसलिए कंपोनेंट अनमाउंट बार बार आ रहा था। जब भी टाइमर दिख रहा था उसके बाद कंपोनेंट अनमाउंट आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमें लग रहा है क्या, क्लियर करना, क्लीन अप करना, कंपोनेंट को क्लीन अप करना जब भी अनमाउंट हो। समझ गया, टाइमर चलता रहता है ना। अब कंपोनेंट नहीं दिख रहा तो टाइमर चला के क्यों जरूरत है, क्यों हमारा रिसोर्स वेस्ट करना है, रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, राइट। अब मैं हाइड कर रहा हूँ, रिसोर्स बंद, कंपोनेंट नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, वो जो भी इंटरवल था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। जब भी ये कंपोनेंट बंद हो जाए तब ये कॉल होगा, जब भी ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा, दिखेगा नहीं, या फिर वो कंपोनेंट यूज में नहीं होगा, तो आप बोल सकते हो कि आप ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हो, ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हो। आपको दिखा भी दिया मैंने, कंपोनेंट अनमाउंट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो ये होता है हमारा क्लीन अप प्रोसेस। और आई होप आपको समझ में आया अब कि यूज इफेक्ट कैसे वर्क करता है और क्लीन अप प्रोसेस में कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अच्छे से एक कमेंट कर देना, बहुत अच्छा वीडियो था, या फिर हमें समझ में आया ऐसा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।